हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जो अब तक हमने ऑब्जर्वेशंस देखी हैं बाय द एक्सपेरिमेंट्स, उन्हीं को ही हमने कलेक्ट करके लॉज दिए हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की। फर्स्ट लॉ है, फॉर अ गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये हमने पीछे देखा था कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, देन एनर्जी बढ़ने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तब एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट लॉ में हमने यही लिखा हुआ है, फॉर अ गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड is directly proportional to the intensity of incident light. Next है, for a given metal there exists a minimum frequency of incident radiation below which no emission of photoelectrons take place. मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे बिलो फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इजेक्शन नहीं होता। एंड अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, और डिपेंड करते हैं ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा हम एनर्जी देंगे वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में। जितनी उसको रिक्वायर्ड है फ्रीक्वेंसी एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द एमिशन, वो यूज़ कर लेगा फॉर इजेक्शन, और बाकी बची हुई से वो क्या ले लेगा, काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ लो है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसमें कोई भी टाइम लेग नहीं होता। जैसे ही रेडिएशन फॉल करती है ऑन द मेटल सरफेस, उसी टाइम फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो जाता है, एमिशन हो जाता है। इसका जो टाइम कंज्यूम वो करती है 10⁻⁻⁹ सेकेंड से भी कम। तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट्स ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है हमारे पास आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन दी थी जिसको हम बोलते हैं एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशंस। अब जो लाइट रेडिएशंस हैं जो फॉल कर रही हैं वो किस फॉर्म में कर रही हैं, इन द फॉर्म ऑफ टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम बोलते हैं क्वांटा। वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ फोटोन which travels with the speed of light, and energy of the photon is given by E is equal to h nu, जहाँ पर h है आपके पास Planck's constant and nu is the frequency of light. देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपके पास ½mv²। सपोज जो हम एनर्जी दे रहे हैं टू द मेटल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, वो दे रहे हैं हम h nu। देन एच न्यू विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई नोट प्लस ½ mv²। यहाँ से आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, ½ मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नोट। फाई नोट इज द वर्क फंक्शन दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एच न्यू नोट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देन ½ मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। एच कॉमन निकाल के ये बन जाएगा न्यू माइनस न्यू नोट। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय गिवन फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एच की वैल्यू आपको याद करनी है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें फर्स्ट हमने एक्सप्लेनेशन क्या देनी है कि इंटेंसिटी वाली जो हमने बात की थी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। सो इफ़ द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस।
सो इसकी एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट ये है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बढ़ाने से ऑब्वियसली आपके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड भी इंक्रीज़ होंगे। सेकंड है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज़ इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यहाँ पे अगर न्यू नॉट से कम हो जाएगा तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी, बट काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होना इम्पॉसिबल है। दिस इज़ द सेकंड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इफ़ न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यू के, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी। ये हमने डायरेक्ट जो हमने पढ़ा हुआ है वो वेव थ्योरी के बाद के कंसेप्ट भी पढ़े हुए हैं, तो हमें सारी ये क्लियर हैं, बट फर्स्ट टाइम इसकी कैसे एक्सप्लेनेशन दी थी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्या था हमारे पास, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हैज़ बीन कंसीव्ड एज एन इफेक्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, मतलब जो आप फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट करवा रहे हो वो डायरेक्टली कन्वर्ट होएगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन प्लस kinetic energy. This was the fourth law, and this is an instantaneous process, means there is no time gap between the incidence of radiation and emission of electrons. नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन द कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट इफ़ न्यू नॉट इज़ द कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने आपको बताया था कि जितना आपको पोटेंशियल रिक्वायर्ड है फॉर मेकिंग द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करवाने के लिए आपको जितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड है उसको आप बोलते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू आ जाएगा ई वी नॉट। इफ़ न्यू नॉट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू एच न्यू नॉट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ई वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट आ जाएगा। फिर हम न्यू तो सी बाई लैम्डा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। न्यू तो आप लिख सकते हो सी बाई लैम्डा एंड न्यू नोट तो लिख सकते हो सी बाई में लैम्डा नोट। सो ई वी नॉट आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की इक्वल फर्दर इक्वल टू एच कॉमन सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नोट। क्लियर? सो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो ई वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम is further equal to hc 1 by lambda minus 1 by lambda नोट। नेक्स्ट से हमारे पास इंपॉर्टेंट ग्राफ्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। तो आपको पता है कि कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, देयर इज़ अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिफोर विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन इज़ एमिटेड। सो ये न्यू नोट हमने मान लिया। इससे बाद जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट होते रहेंगे और आपके पास करंट इंक्रीज करता रहेगा। करंट इंक्रीज करता रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती रहेगी। सो वी नॉट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज। सो वी नॉट जो है वो न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाता है आफ्टर द फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। फिर जब आप इसको बैक प्रोड्यूस करोगी तो ये जो आपके पास आएगा माइनस फाई नॉट बाई ई, ये क्या है, नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय ई। इतना हमें इसको ओवरकम करवाने के लिए इतना हमें क्या पहले फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। नेगेटिव आपको पता है क्या दिखाता है, अट्रैक्शन को। तो इतना नेगेटिव पोटेंशियल होने का मतलब ये उससे उतनी ही पोटेंशियल से बाउंडेड है, इसको हमें ओवरकम करवाना है। क्लियर? फिर नेक्स्ट से हमारे पास हमने जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लेके चले, जैसे न्यू सी हमने माना है वो ग्रेटर है न्यू बी से, देन फर्दर न्यू बी ग्रेटर है न्यू ए से। देन हमारे पास 3 लाइंस बनेगी सी बी और ए की, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वो सबसे बाद में आएगा। ठीक है? वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उससे लेके आएगा, ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट ग्राफ है फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में।
जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, बट आफ्टर द फ्रीक्वेंसी न्यू नोट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिफोर दैट आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। फिर सेकंड ग्राफ हमने बना रखे हैं करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। न्यू नोट पे आपका जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने स्टार्ट हो रही है, ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, बट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते, यही हम बात बोल रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते मीन्स करंट सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। फिर ग्राफ है हमारे पास इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। तो एक जब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपका सेम ही आएगा। फिर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। ये सेम ग्राफ ही है कि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो न्यू नोट के बाद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, बट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सिर्फ एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, एंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम रह रहे हैं, तो करंट भी सेम रहेगा। नेक्स्ट है टाइम और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। फोटो इलेक्ट्रिक करंट अटेन करता है सैचुरेशन वैल्यू in 10⁻⁻⁹ second from the start of radiation falling on the photosensitive material irrespective of the intensity of light। So उसके बाद जो आपके पास टाइम बढ़ाने से करंट की वैल्यू सैचुरेट हो जाती है। पहले जब जितना वो टाइम ले रहा है उसमें वो इंक्रीज करेगा, बाद में सैचुरेट हो जाएगा। क्लियर। फिर है फेलियर ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि द एनर्जी कैरिड बाय अ बीम ऑफ लाइट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द इंटेंसिटी। हम इंटेंसिटी से मेज़र कर रहे थे एनर्जी, तो हमने यही बोला था वेव थ्योरी में कि इंटेंसिटी इज़ द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और उसकी तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए ना, बट हमने क्या देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से ओनली नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। तो यहाँ पर थ्योरी फेल होगी। बट जब हम पार्टिकल नेचर की बात करें कि हम इंटेंसिटी को लेके चले, नंबर ऑफ़ पैकेट्स इंक्रीज़ होने हैं, तो नंबर ऑफ़ पैकेट इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ फोटोन इंक्रीज़ हो रहे हैं, मीन्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। Second, according to the wave theory of light, photoelectric effect is possible by all the frequencies, by the light of all the frequencies, but ऐसा नहीं होता। हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके बिलो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि वेव थ्योरी फेल हो रही है, तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है जो वो लाइट की पार्टिकल नेचर का कंसिक्वेंस है, उसी से ही एक्सप्लेन होगा। थर्ड है व्हेन द वेव ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, एनर्जी ऑफ द वेव ऑफ लाइट विल नॉट गो टू अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, बल्कि हर किसी के पास डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि वेव है, वेव तो क्या होती है, डिस्टर्बेंस, मतलब वो फैल जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारों के पास जब एनर्जी जा रही है तो सारे इकट्ठे एमिट होने चाहिए, बट पार्टिकल एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पास जाता है। तो आप बताओ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं या सारे एमिट हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर हो रहे हैं ना, तो मतलब यहाँ पर भी वेव थ्योरी फेल हो रही है, और ये पॉइंट भी किससे एक्सप्लेन हो रहा है, बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फिर यहाँ पे हमारे पास आई डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस, बिकॉज कुछ फिनोमिना थे जो वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रहे थे, कुछ फिनोमिना लाइट इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहे थे। सो डी ब्रोगली ने इसका सॉल्यूशन निकाला, उसने ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस दी। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली, ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल समटाइम एक्ट एज अ वेव एंड समटाइम्स एज अ पार्टिकल, मतलब हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव, जिसकी वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है, h/mv मीन्स h/p। इससे हमने अब डेरिवेशन करनी है, ई की वैल्यू h न्यू, फर्दर ई इज इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर, दोनों को इक्वेट करवा दिया, m की वैल्यू आ गई h न्यू बाई c स्क्वायर।
नाउ मोमेंटम इक्वल होता है मास इंटू वेलोसिटी की, तो वो आ जाएगा एच न्यू बाई सी स्क्वायर इंटू सी। तो यहाँ से आ गया पी की वैल्यू एच न्यू बाई सी मीन्स एच बाई सी बाई न्यू। सो पी विल बी इक्वल टू एच बाई लैम्डा। तो लैम्डा की निकालोगे एच बाई पी मीन्स एच बाई एम वी। दिस इज़ डी ब्रॉडली वेव इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपके हर हायर स्टडीज़ में आप इस इक्वेशन को देखोगे, डी ब्रॉडली वेव इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर आप वी को ज़ीरो ले लेते हो, मतलब वेलोसिटी को ज़ीरो ले लेते हो, तो लैम्डा क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, और अगर वी इन्फिनिटी तो लैम्डा ज़ीरो। रिलेशन बिटवीन द डी ब्रॉडली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2kT। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी आएगा फॉर्मूला। के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वेयर, तो वी स्क्वेयर आ जाएगा 2k बाई एम वी अंडर रूट 2k बाई एम। मोमेंटम एम वी, मतलब यहाँ पर पुट करोगे जब वी की जगह अंडर रूट 2k बाई एम, तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2mk। फिर के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 3/2kT। के की जगह आ जाएगा 3/2kT, तो ये बन जाएगा आपके पास अंडर रूट 3mkt। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू h बाई पी मीन्स h बाई अंडर रूट 3mkt। नाउ डी ब्रॉडली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है हाफ एम वी स्क्वायर। वर्डन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई वी। सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी। वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2ev बाई एम। सो वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2ev बाई एम। क्लियर? वी की वैल्यू आ रही है हमारे पास अंडर रूट 2ev बाई एम। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा h बाई एम वी, h बाई एम, वी की जगह अंडर रूट 2ev बाई एम। अब आपके पास h की क्या वैल्यू होती है 6.2626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास 12.27 अपॉन अंडर रूट वी इंटू 10⁻10 मीटर। सो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये क्या आ गई डी ब्रॉडली वेवलेंथ। नाउ डी ब्रॉडली रिलेशन फॉर द पार्टिकल मूविंग विद रिलेटिविस्टिक स्पीड। तो यहाँ पर क्या लग जाएगी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक मास होता है m, वो इज इक्वल टू होता है रेस्ट मास m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देयरफॉर फॉर वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल व्हेन मूविंग विद अ वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ क्या आ जाएगी, एफ क्या था वेवलेंथ का फॉर्मूला h बाई एम वी। तो m की जगह आपने क्या लिख दिया m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फर्दर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए आपके पास जो एनर्जी का रिलेशन होता है वो होता है अंडर रूट एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। जब यहाँ पर m नॉट ज़ीरो लोगे तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी पी सी। देयरफॉर फॉर फोटोन E इज इक्वल टू आ जाएगा पी सी। अब फ्रॉम फर्स्ट इट इज़ क्लियर दैट लाइटर इज द पार्टिकल ग्रेटर इट इज इट्स डी ब्रॉडली वेवलेंथ, बिकॉज मास कहाँ था डिवाइडेड में। तो अगर आप मास को बढ़ाओगे, मास कम करोगे तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, मास बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। द फास्टर द पार्टिकल मूव्स, मतलब वी बढ़ा रहे हो तो भी डी ब्रॉडली वेवलेंथ क्या होगी स्मॉल। द डी ब्रॉडली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे सिर्फ एच आ रहा है, एम आ रहा है और वी आ रहा है, ना चार्ज आ रहा है ना नेचर के लिए कोई वेरिएबल आ रहा है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज और नेचर ऑफ द पार्टिकल। The matter waves are not electromagnetic wave in nature. The EM waves are produced only by the accelerated charged particles.
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती नेचर में, सिर्फ ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होती हैं। If one wave is considered with a particle, then the particle has less velocity as compared to the wave. Therefore, ये assume किया गया था कि एक पार्टिकल के साथ एक वेव पैकेट होता है, ना कि एक वेव। वेव पैकेट मतलब नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होते हैं विद वन पार्टिकल। एक सिंगल पार्टिकल के साथ हमने पहले बोला था कि एक मैटर वेव एसोसिएटेड होती है, बट अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि पार्टिकल की वेलोसिटी लेस हो जाती है, सो हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पर एक वेव पैकेट होता है। फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था, इसने भी इसको स्पॉट किया था कि एक वेव पैकेट ही होता है, ना कि एक वेव। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा था कि जो एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम है ऑफ ऑब्जेक्ट का वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल to know the exact position and linear momentum of an object simultaneously हम उनको मेज़र नहीं कर सकते। प्रोडक्ट ऑफ द मिनिमम अनसर्टेनिटीज इन द पोजीशन एंड मोमेंटम वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है h/2π की। ठीक है, मैथमेटिकली इसको आप कैसे लिखोगे, डेल्टा एच इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/2π. Delta x is the minimum uncertainty in position and delta p is the minimum uncertainty in momentum. H is Planck's constant. If delta x is 0 then delta p is infinity, और अगर delta p 0 है तो delta x क्या हो जाएगा, infinity. फर्दर अगर डेल्टा पी 0 है तो हम मोमेंटम को क्या कर रहे हैं, एक्यूरेटली मेज़र कर रहे हैं, मतलब उसमें अनसर्टेनिटी 0 है, और डेल्टा एच अगर 0 है तो हम उसको एक्यूरेटली मेज़र कर रहे हैं। बट अगर ये इन्फिनिटी है मतलब पार्टिकल का मोमेंटम फिक्स ही नहीं है, वो मूव करता जा रहा है, चेंज करता जा रहा है, उसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। और डेल्टा एच अगर इन्फिनिटी है तो मतलब पार्टिकल इज़ नॉट लोकेटेड इन एनी फाइनाइट रीजन ऑफ द स्पेस।